नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वयं प्रकाश जी की कहानी संधान का द्वितीय और अंतिम अध्याय। इसके पहले का अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संधान कहानी, लेखक स्वयं प्रकाश। अपने शहर में वापसी के बाद पहले ही दिन से उन्हें लगने लगा था कि यहाँ काम कम है और समय बहुत। सब कुछ कर चुकने के बाद भी काफी समय बचा रह जाता है। हर चीज की महानगर से तुलना होने लगी और महानगर के मुकाबले अपने शहर की हर चीज सड़ी, बूसी, गंदी और घटिया लगने लगी। मसलन सड़कें। क्या अपने शहर की सड़कों को ठीक अर्थ में सड़कें भी कहा जा सकता है? जहाँ गड्ढे पड़े हैं, जहाँ ठेले, साइकिलें, बैलगाड़ियां और चारा भरे ट्रैक्टर चलते हैं, जहाँ आवारा गायें और सांड बीच सड़क खड़े या बैठे रहते हैं और गोबर करते रहते हैं, जहाँ हर वाहन ऊंची आवाज में और अकारण लगातार हॉर्न बजाता है, जहाँ धूल उड़ाते हुए ट्रक तेजी से गुजरते हैं और जहाँ मारुति, सिएना, फोर्ड, सेंट्रो जैसी एक भी चमचम गाड़ी दिखाई नहीं देती। घर के सामने से कोई कार गुजरती तो बच्चे एक दूसरे को बताते, फिएट है, खटारा, मारुति वैन, डिब्बा। अपने पापा के पुराने स्कूटर को तो वे अजीब निगाहों से देखते। पत्नी अनमनी सी रहती, काम करते करते बीच में पता नहीं किन ख्यालों में खो जाती और फिर चौंक कर गहरी उसास भरकर रोजमर्रा के काम में लग जाती। सब जैसे एक स्थगित जीवन जी रहे हैं। असली जीवन तो वही था जो महानगर की यात्रा में था। यहाँ तो यह उसी या वैसे ही क्षणभंगुर लेकिन असली जीवन की कष्टकर प्रतीक्षा थी। जैसे सारा परिवार वेटिंग रूम में बैठा हो, सब बगैर मुंह खोले मानो एक दूसरे से पूछ रहे हो कि अगली बार हम घूमने कब जाएंगे। विश्व मोहन जी उदास होकर सोचते, छोटे लोगों का सुख भी दुखी क्यों हो जाता है। लेकिन जाहिर है घूमने हर महीने तो जाया नहीं जा सकता, ठीक से सोचा जाए तो हर साल भी नहीं। विश्व मोहन जी सोचते तो फिर क्या ऐसा किया जाए कि अपना वास्तविक जीवन अधिक आकर्षक और प्रफुल्लतापूर्ण बन सके, या कम से कम कुछ कम उबाऊ तो हो जाए, क्योंकि जो असर आ गए हैं वे तो आ गए। विश्व मोहन जी बच्चों के लिए एक कैरम बोर्ड खरीदना है और घर के पीछे की तरफ पड़ी थोड़ी सी जमीन को साफ करके उन्होंने वहां पत्नी के सहयोग से सब्जी की बाड़ी भी बना ली। यहाँ बैंगन लगाएंगे, यहाँ भिंडी, यहाँ लौकी की बेल चढ़ेगी, यहाँ करेला ठीक रहेगा, और टमाटर का तो ऐसा है कि कहीं भी लगा लो। लेकिन विश्व मोहन जी हो या कोई भी मोहन जी, अपने छोटे से शहर में गगनचुंबी अट्टालिकाओं का नजारा तो पैदा नहीं कर सकते, न समुद्र की रचना कर सकते हैं। वे महानगर जैसे बड़े और चमकदार बाजार भी नहीं बना सकते, और पेपर डोसा, पिज्जा, बर्गर तो हरगिज नहीं। कोई 2 महीने बाद एक दिन अचानक एक और महानगर से विश्व मोहन जी के बचपन के दोस्त की चिट्ठी आई। वह जैसे आसमान फाड़ कर आई। दोस्त उनकी जानकारी के अनुसार विदेश चला गया था और विदेश में ही था। चिट्ठी से पता चला कि विदेश तो वह सिर्फ 2 साल के लिए गया था। पिछले 5 साल से तो वह इस दूसरे महानगर में ही है। दोस्त ने लिखा था कि उसका परिवार बाहर निकलना चाहता है। महानगर की एक रस उबाऊ जिंदगी से वे तंग आ गए हैं। यदि विश्व मोहन जी कहें तो दोस्त अपने परिवार को लेकर 2-4 दिन को उनके पास आ जाए। विश्व मोहन जी ने दोस्त का पत्र पत्नी और बच्चों को बताया और देर तक दोस्त के साथ बिताए बचपन की बातें बताते रहे। अंत में सकुचाते हुए पति पत्नी ने तय किया कि दोस्त को कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे या पत्र का उत्तर ना देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि वे लोग यहाँ कहाँ रहेंगे और उन्हें यहाँ क्या अच्छा लगेगा वगैरह वगैरह। लेकिन अगले दिन दफ्तर में दोस्त का टेलीफोन आ गया कि वे रविवार को पहुंच रहे हैं। विश्व मोहन जी ने शाम को पत्नी को बताया कि दोस्त का परिवार तो आ ही रहा है। पत्नी ने हंसकर दिलासा दिया कि चलो, कोई तो हमारे यहाँ भी आ रहा है। विश्व मोहन जी को पत्नी खूब अच्छी लगी, कम से कम अपने से ज्यादा प्रौढ़ और मजबूत। रविवार को सुबह 9 बजे के करीब एक धूल धूसरित हरे रंग की मारुति विश्व मोहन जी के घर के सामने रुकी। उसमें से एक छोटा सा गंजा अधेड़ आदमी उतरा, जिसने कुर्ते पजामे के साथ चमड़े के फीते वाले जूते पहन रखे थे। पीछे पीछे टी शर्ट पजामा पहने 15-16 साल के 2 लड़के और गुसी मुसी साड़ी पहने एक महिला। लड़कों के पजामे 4 खाने वाले कपड़े के थे, चाहे उसे पतलून भी कह सकते थे, पर विश्व मोहन जी को तो वह कम से कम पंजाबी ही लगे।
महिला चुस्त जुरुस्त छरहरी हंसमुख थी और गुसी मुसी साड़ी के बावजूद आकर्षक लग रही थी। उसने नाक में हीरे की लौंग पहन रखी थी। यह था दोस्त का परिवार। विश मोहन जी और दोस्त खूब हल्ला मचाते हुए गले मिले, एक दूसरे को उठाते हुए, एक दूसरे की पीठ पर धौल जमाते हुए, जोर जोर से एक दूसरे को गाली बकते हुए। साले उल्लू के पट्टे, कोई खोज ना खबर, गधे की तरह मोटा हो गया, यार को भूल गया, लाना जरा मेरा डंडा, वगैरह वगैरह। विश मोहन जी की पत्नी भी बाहर आ गई। शादी में उन्होंने इन्हें देखा था, उसके बाद अब मिल रही थी, पर वे भी गले मिली। बच्चे दौड़ते हुए भीतर घुस गए। विश मोहन जी के बच्चों से हाथ मिला मिलाकर अपना परिचय देने लगे। घंटे भर में ही धुले हुए पर्दों, स्त्री की मेज पोशों, पड़ोस से मांग कर लाए गए टी सेट और गर्म पानी से धोए गए कांच के गिलासों की चकाचक व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सारे घर में दोस्त परिवार के जूते, चप्पल, मैले कपड़े, बिस्तर, अटैचियां और सबके लिए लाई गई सौगातें बिखरी पड़ी थी। घंटे भर में बच्चों से ऐसी दोस्ती हो गई कि उन्हें बाहर ले गए अपना मोहल्ला दिखाने और अपने दोस्तों से मिलाने। दोनों महिलाएं रसोई में घुस गईं। एक प्याज काट रही तो दूसरी बर्तन धो रही है। पता ही नहीं चल रहा कि कौन मेजबान है और कौन मेहमान। कुछ देर बाद विश मोहन जी के बच्चे कार को चारों तरफ से घूम घूम कर देख रहे थे। हालांकि थी तो वह भी मारुति 800 ही, पर अपने घर के सामने खड़ी थी, उसके भीतर भी बैठा जा सकता था। मेहमान बच्चों ने ना सिर्फ उन्हें कार में बिठाया, बल्कि उसके डेक पर गाने बजाकर, पार्किंग ब्रेक लगाकर, एसी चलाकर, डिक्की खोलकर, बल्कि बोनेट भी खोलकर दिखाया। उन्होंने विश मोहन जी के बड़े बच्चे से वायदा किया कि कल वे उसे कार चलाना सिखा देंगे। कुछ देर बाद वे कार को धो रहे थे। 2 बच्चे पाइप से पानी डाल रहे थे, 2 कपड़े से कार को रगड़ रहे थे। फिर वे भीग गए और फिर एक दूसरे पर पानी डालने लगे, फिर पाइप से पानी डाल डालकर नहाने लगे। मेहमान बच्चे बार बार कह रहे थे कि तुम्हारे यहाँ खूब पानी आता है यार, हम तो इस तरह नहाने की कभी सोच भी नहीं सकते। बदले में विश मोहन जी के बच्चों ने उन्हें अपनी सब्जी की बाड़ी दिखाई। वे तो देखते ही रह गए। आज से पहले उन्होंने बैगन टमाटर के पौधे कभी नहीं देखे थे। उन्होंने खूब सारे बैगन टमाटर तोड़ लिए और घर के भीतर जाकर हल्ला मचाने लगे कि वे लाइव सब्जी बनाएंगे। और उन्होंने बनाई भी और काफ़ी अच्छी बनाई। श्रीमती विश मोहन भौचक थी कि पौधों में लगे बैगन टमाटर भी क्या किसी को इतना उत्फुल्ल कर सकते हैं। उनके बच्चे तो कभी रसोई में नहीं घुसे सब्जी बनाने। दोनों मर्द गप्पों में लगे थे, पुरानी पुरानी बातें, जमाने भर की बातें। तीसरी बार चाय की तलब लगी तो विश मोहन जी भीतर आए पता करने की कि क्या चाय मिलने की कोई संभावना है। उन्होंने देखा कि दोनों महिलाएं किसी बात पर जोर जोर से हंस रही हैं। अपनी पत्नी को उन्होंने एक लंबे समय बाद हंसते देखा था। वह तो करीब करीब भूल ही गए थे कि पत्नी की हंसी कितनी दिलकश है। उन्होंने एक बार फिर हैरत से सोचा कि औरत को औरत की सोहबत में ऐसा क्या मिल जाता है जो अपने मर्द की सोहबत में नहीं। वे पत्नी की तुरंत घुल मिल जाने की सलाहियत से प्रभावित हुए और दोस्त की पत्नी के प्रति आभारी जैसे। बच्चों के लिए तमाशा जैसा हो गया। पापा अंकल को कहते यार चुन्नी और अंकल पापा को कहते यार बिस्सू बिस्सू। पापा का यह नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। वैसे एक तमाशा यह भी था कि विश मोहन जी के बच्चे मित्र दंपत्ति को अंकल आंटी बोल रहे थे, जबकि मेहमान बच्चे विश मोहन जी और उनकी पत्नी को ताऊजी ताई जी कह रहे थे। उस शाम ये सारी गली में क्रिकेट खेल रहे थे। बच्चों के पास एक रबड़ की गेंद थी, कपड़े कूटने की मोगरी का बैट बना लिया गया था और कचरे के डिब्बे को स्टंप। फिर पड़ोस से कुछ बच्चों के साथ एक सचमुच का बैट भी आ गया। मोहल्ले वाले झांक झांक कर देखने लगे। अंकल भी खेल रहे थे और चिटिंग भी कर रहे थे और विश मोहन जी भी उन्हीं का साथ दे रहे थे। बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। दोनों महिलाएं भी दूर खड़ी मुंह में पल्ला ठूसे हंस रही थी। फिर बच्चों के इसरार पर आंटी भी खेलने आ गई। उनकी खींचा खींची करने पर भी श्रीमती विश मोहन नहीं आई। पहली गेंद आंटी की साड़ी में उलझ गई। पहले तो वे चारों तरफ मुड़ मुड़कर गेंद को ढूंढती रहीं। फिर यह एहसास होने पर कि गेंद उनकी साड़ी में ही उलझी है, उन्होंने उसे दबोच लिया और अड़ गई। 6 रन होने दोगे तो गेंद दूंगी, वरना नहीं। अब कोई उसे फील्ड भी कैसे करे। आखिर 6 रन दे दिए गए। अगली गेंद पर उन्होंने बड़ी जोर से बल्ला घुमाया और संयोग से गेंद बल्ले की चपेट में आ गई और किसी को पता नहीं चला कहाँ गई। खेल बंद करना पड़ा। रात को सब खा पीकर बाहर जमीन पर बिस्तर लगाकर सोए। मेहमान बच्चे तारों को देखते ही रह गए। दोस्त भी बोले यार बिस्सू, तुम्हारे यहाँ आसमान में कितने सारे तारे हैं। अबे गधे, हमारा आसमान कोई अलग है क्या? विश मोहन जी ने कहा। बरसों बाद देख रहा हूँ यार, हमारे महानगर में तो तारे दिखाई नहीं देते। क्यों? दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उदास जैसे हो गए।
अगले दिन विश्वमोहन जी ने छुट्टी ले ली। बच्चों की भी किसी कारण छुट्टी थी। फिर सभी जल्दी उठ गए। उठ क्या गए, मेहमान बच्चों द्वारा उठा दिए गए। उन्हें सोना समय नष्ट करने जैसा लगा। बच्चे बच्चों को लेकर जॉगिंग करने चले गए। उनके अनुसार जॉगिंग करने के लिए ऐसी फ्रेश जगह कहीं नहीं मिल सकती। लौटे तो चीखते चिल्लाते कि पापा, यहाँ थोड़ी ही दूर पर खेत है और वहाँ गेहूं के प्लांट्स लगे हैं और गन्ने के भी। हम खुद देखकर आए हैं और एक गन्ना तो हमने तोड़कर खा भी लिया। ये देखो हमारे हाथ, छूकर देखो, अब चखो, मीठा लगेगा। दोस्त और उनकी पत्नी वाकई अपने बच्चों के हाथों को सूंघने और चखने लगे, जिस पर विश्वमोहन जी और उनकी पत्नी को खूब हंसी आई। बच्चों के हाथों की खुशबू दोस्त को घसीटकर अपने बचपन के दिनों में ले गई। वह भावुक हो गए। विश्वमोहन जी से ईर्ष्या करने लगे और अपनी ईर्ष्या को मुखर रूप से प्रकट भी करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि एल्विन टॉफलर से जो कहता था, संचार क्रांति के बाद यह भी संभव है कि भविष्य के कार्यालय सुदूर हरी भरी वादियों के बीच कुटियाओं में स्थित हो। फटाफट कार्यक्रम बन गया कि खेतों पर चलकर रहट पर नहाया जाए, वहीं दाल बाटी चूरमा का भोजन बनाकर खाया जाए। जो जैसा था, थोड़ा बहुत जैसे तैयार होकर कार में ठुस गया। 2 चक्कर करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। विश्वमोहन जी को ध्यान आया कि कुछ ही दूर उनके चपरासी टेकराम का गांव है और वह कई बार बुला भी चुका है। उन्होंने पड़ोस में जाकर दफ्तर फोन किया। टेकराम से कहा कि ऐसे ऐसे महानगर से हमारे कुछ मेहमान आए हैं जो गांव देखना चाहते हैं। हम उन्हें तुम्हारे गांव लेकर पहुंच रहे हैं, तुम भी पहुंचो, जरा रास्ता समझा दो। लेकिन इस बीच बच्चे आंटी को लेकर रवाना हो चुके थे। कुछ ही देर में गाड़ी वापस आ गई और बाकी लोग भी चले। श्रीमती विश्वमोहन चाहती थी कि कुछ खाने की चीजें बनाकर ले चले। नहाते साथ ही बच्चों को भूख लगेगी, पर जितना समय उन्हें दिया जा रहा था उसमें वह यही कर पाई कि उन्होंने चाय बनाकर थर्मस में भर ली और कुछ बिस्कुट नमकीन झोले में डाल लिए। पहुंचे तो काहे का टेकराम का गांव। गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर एक मेन रोड के एक तरफ एक जगह देखा तो कुएं पर पंप चल रहा था और बच्चे शोर मचाते हुए पानी की उस मोटी धार में मजे से नहा रहे थे। पता नहीं किसका खेत था और किसका पंप। सब कुछ बच्चों ने अपने आप ही मैनेज कर लिया। बच्चों से पूछा तो बोले, आप तो नहाओ। फिर पता चला कोई किशन लाल है जिसका खेत है। थोड़ी देर में कहीं से किशन लाल खुद आ गया और हाथ जोड़कर बोला, सब आपका ही है, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, मोटर बंद करना हो तो लुगाई को आप बोल देना। विश्वमोहन जी चक्कर में पड़ गए। क्या घोरक धंधा है, कौन है ये किशन लाल, कब बच्चों से उसकी जान पहचान हुई, कैसे निधड़क नहाने लगे, कितना सुरमय और प्यारा स्थान है उनके घर के इतने पास और उन्हें मालूम तक नहीं। पहले क्यों नहीं कभी सोचा कि कभी कभी परिवार को लेकर ऐसी जगह भी आया जा सकता है। कितने खुश हैं बच्चे। बच्चे समय की महत्ता को जैसे आत्मसात किए हुए थे। कल से ही इसके प्रमाण मिल रहे हैं। उन्होंने किशनलाल के जाते ही किशनलाल आंटी से दोस्ती गांठ ली और नहा धोकर गांव की दुकान से आटा, दाल, घी, नमक, मिर्च वगैरह खरीद लाए। अब वे नाक पकड़ पकड़ कर एक एक कंडा उठा उठा कर ला रहे थे और किशनलाल आंटी के अनुभवी निर्देशन में काव डंग केक यानी बाटियां बनाने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच बिस्सू बाबू और चुन्नू बाबू भी नहा चुके। अब दोनों महिलाएं इस अभूतपूर्व कल्पनातीत स्वच्छंदता में सानंद स्नान कर रही हैं। बच्चे बच्चों को बता रहे हैं कि जगहें तो बहुत सी हैं यार, पर हमें तो कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं मिलता। कॉलेज के लिए सुबह 6 बजे निकलना पड़ता है। घर से 108 पकड़कर पहले कलानी कीर्तन जाते हैं, वहां से 340 मिल गई तो सीधे कॉलेज, वरना 86 पकड़कर पहले माता मंदिर जाओ, फिर वहां से 509 या 513 से लटक कर कॉलेज। शाम तक हड्डी पसलियों का कचूमर निकल जाता है। और संडे को आराम से उठते हैं। हफ्ते भर के कपड़े धोना, प्रेस करना, कमरा साफ करना, नोट्स उतारना, मम्मी का भी कुछ काम करना पड़ता है। सारा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता और फिर अगले दिन फिर से वही। अगले दिन उन्हें लौटना था। पता चला लौटने से पहले शॉपिंग करनी है। शॉपिंग? विश्वमोहन जी को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि महानगर वाले हमारे इस बोसीदा शहर में क्या खरीद कर ले जा सकते हैं। खैर, उन्होंने ज्यादा सिर खपाया भी नहीं। उन्हें दफ्तर जाना था। खाना खाकर दफ्तर चले गए। शाम को लौटे तो शॉपिंग का उल्लसित विवरण विस्तार से सुना। दिन भर दफ्तर में सोचते रहे कि क्या खरीद कर ले जा सकते हैं ये लोग यहाँ से। यहाँ मिलता ही क्या है, बच्चों के कपड़े तक तो ढंग से मिलते नहीं, क्या ले जाएंगे यहाँ से बांध कर। खराद पर कटे लकड़ी के खिलौने, खजूर के हाथ पंखे, बंदेज की चुन्नी, हाथ की छपी रेजी की चादरें, बैलों के गले की घंटियां, मुंह मांगे पैसे फेंक कर ले जाएंगे। वहां जाकर अपने आलीशान ड्राइंग रूमों में सजा लेंगे। कुछ रोज की एथनिक हलचल के बाद सारी चीजें कूड़े में चली जाएंगी। फिर नेपाल से कुछ ले आएंगे, फिर बस्तर से। एकदम
NIR आइयों जैसी बात। हर रोज घूम घूम कर रोमांटिक होने में क्या रखा है? यह रहना पड़े तो पता चले। आंटी ने एक एक पुड़िया खोल कर दिखाई। सोजत की मेहंदी और कलौंजी और आमचूरी और साबुत मिर्च और रीठा और आंवले और जामुन का सिरका, घानी सरसों का तेल, बताशे और खानतिल्ली और चिरौंजी दाने, और यहाँ तक कि बूंदी के लड्डू, मूंगफली की पट्टी, केर सांगरी, जौ चने का सत्तू, सिंग की कंघियाँ। विश मोहन जी इस खरीदारी को देखते ही रह गए। पता चला बच्चे भी गए थे बाजार। बच्चों को कितना गंदा लगा होगा हमारा शहर। नहीं, उन्हें तो मजा आया। वे तांगे में भी बैठे थे। वे खासतौर वाटर बॉल्स खाने गए थे। वाटर बॉल्स मतलब वही जिसे तुम गोलगप्पे या गुपचुप कहते हो। क्या वे महानगर में नहीं मिलते? वहां तो पॉलीथीन बैग में पैक किए मिलते हैं, मसाला साथ मिलता है, पानी घर जाकर बना लो। लेकिन ठेले पर खड़े होकर खाने का मजा तो कुछ और ही होता है। हमने तो उससे पानी की रेसिपी भी पूछी थी, लेकिन उसने नहीं बताई। लगता है वह उसका ट्रेड सीक्रेट है। एक झीनी सी मुस्कुराहट विश मोहन जी के होठों पर थिरक गई। श्रीमती विश मोहन जी रास्ते का खाना बना रही थी। बच्चे उन्हें याद दिला रहे थे कि मम्मी, लिसौड़े का अचार जरूर रखना, नीटू भैया को बहुत पसंद है। दूसरा कह रहा था, मम्मी केर का मुरब्बा भी, चिंटू भैया ने आज तक कभी नहीं खाया। दोस्त का परिवार चला गया। उसके बाद सहसा सब कुछ खाली खाली हो गया। लेकिन इस बार विश मोहन जी के परिवार को ऐसा हरगिज नहीं लगा कि वे पीछे छूट गए हैं या छोड़ दिए गए हैं, या बल्कि उतार ही दिए गए हैं।